नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी और संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। और आज हम एक बड़ा सवाल उठाने आए हैं। कोई नैतिकता, कोई सिद्धांत बचा है क्या? और वो भी उस दिन जब आप नैतिकता की सीखी बगाड़ते हुए नजर आते हो, जब आप बड़े बड़े आदर्शों और सिद्धांतों की बात करते हुए नजर आते हो, और फिर आप घूम फिर कर वहीं पहुंच जाते हो। शब्द इसके लिए बहुत घटिया है जिसका मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन मैं दर्शकों के सामने सिर्फ 4-5 तथ्यों को रखूंगा। फैसला हम दर्शकों पे छोड़ देंगे शिव जी, हमेशा की तरह, कि आखिर वो क्या जानना चाहते, क्या समझना चाहते, क्या कहना चाहते। और हमेशा की तरह शुरुआत आप करेंगे। जी शिव जी। बिहार में चुनाव का ऐलान बस कुछ घंटे, कुछ दिन बाकी हैं। इसी सप्ताह में चुनाव आयुक्त पटना पहुंचेंगे, 2 दिन रहेंगे और वापस आएंगे। वो तत्काल ऐलान कर देंगे। मेरा यह मानना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई जाएगी तब तक बिहार का सब कुछ मामला साफ हो चुका होगा, ताकि चुनाव आयोग में यह कहा जाए कि अब तो चुनाव का ऐलान हो चुका है और जो वोटर लिस्ट छप गई या जो कुछ हो गया वो सब ठीक है। लेकिन इस दौरान एक बड़ी चर्चा सामने आ गई है कि बिहार से एक रिपोर्ट आई है जिससे दिल्ली में, वो कहते नहीं है कि टीचर जब बच्चे की गलतियां पकड़ लेता है तो उसे उठक बैठक करा देता है। वो उठक बैठक अब दिल्ली पूरी कर रही। दिल्ली पूरी कौन करेगा? जिसका दिल्ली पर कब्जा होगा, जो दिल्ली का सर्वे सर्वा होगा। और इसी चक्कर में घबराए हुए नरेंद्र मोदी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए 100 रुपया आरएसएस के नाम से आज जारी कर दिया। ये डर बता रहा है। कहते नहीं है कि पानी में खड़ा कर देते हैं, तो कई जगह यजमान पर जाड़े में जब भीषण सर्दी हो तो खड़ा करके उस पर उस गंगा जल की छींटे मार के कहते हैं तेरा भूत कांप रहा है, और कांप रहा होता है वो आदमी। और यही भूत कांप रहा है कुर्सी का दिल्ली में, और तत्काल मोदी नए नए फरमान जारी करते चले जाए। उस रुपया पे बाकायदा लिखा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर। और मैं भारतीयों को एक बात बड़ी जिम्मेदारी से बता देता हूं, किसी दिन यह खबर आ जाए कि महात्मा गांधी का फोटो हटके मोहन भागवत का छप गया है तो कृपया बुरा न मानिए। बिहार हारने की खबर से लेके आरएसएस के नोट तक ऐसा संयोग, ऐसा प्रयोग अभिनव, जो भी संतोष जी कह रहे थे कि शब्द ही नहीं है क्या कहा जाए। अब जब ये पत्र पहुंचा है तो अब शाह चाह रहे हैं कि मैं बन जाऊं, कि योगी बन जाए, कि मोदी बन जाए, कि कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर। ऐसे में झटपट शाह ने एक प्लान बना डाला है बिहार को लेकर। मोदी तक भी वो चिट्ठी की आंच पहुंच चुकी है। लेकिन क्या चुनाव के लिए सब कुछ चलेगा? किस हद तक गिरोगे, कितना गिरोगे, अंतिम सीढ़ी तक आओगे लुढ़क के? अरे भैया कोई तो स्पेस बता दो, कोई तो एक बिंदु बता दो। गिरने की भी तो एक लिमिट होती है कि इससे ज्यादा नहीं गिरेंगे। हर आदमी ये कहता है कि देखो साहब इतने काम हमसे करा लो, लेकिन इसके आगे हम नहीं जाएंगे। देखो भैया इतने बजे तक तो हम आ सकते हैं आपके ऑफिस, इतने के बाद नहीं आए। हमारा भी परिवार है, हमारा भी घर है, लेकिन यहाँ कोई लिमिट। सोनम वांगचुक ने जब तक बीजेपी का झंडा थामा देशभक्त थे, और जैसे ही उन्होंने सवाल किया तो देशद्रोही हो गए। और ऐसे एक नहीं है, अनगिनत है। अगर गिनोगे तो बड़ी तादाद में लोग निकल आएंगे, और जिन्हें मोदी ने खुद अपने मंच पर भ्रष्टाचारी साबित किया वो देशभक्त हो गए बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर। नहीं, एक और बात है शिव जी, मैं दर्शकों को याद दिलाऊंगा। गुजरात की धरती, हार्दिक पटेल युवा नेता, भारतीय जनता पार्टी की नींव हिलाकर रख दी थी, लेकिन उसके कारण से पूरे गुजरात में दंगे हुए, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा, अनगिनत मुकदमे, दर्जनों मुकदमे उन पर लाद दिए गए। और जिस दिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया वो देशभक्त हो गए। और अभी गुजरात में मंत्रिमंडल फेरबदल होने वाला है। मैं आपको बता देता हूं, मेरे पास जो राजनीतिक खबर है, हार्दिक पटेल गुजरात की सरकार में मंत्री बनाए जा रहे हैं।
तो अगर सोनम वांगचुक भी सरेंडर कर देते तो सोनम वांगचुक भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री नहीं तो कहीं ना कहीं लद्दाख में कुछ ना कुछ बनकर तो बैठे होते। और सवाल ये उठ रहा है कि जीत के लिए कुछ भी करेंगे। सम्राट चौधरी पर मैं बाद में आऊंगा, बिहार में बाकी चुनाव आयोग जो खेला कर रही है उस पर बाद में आऊंगा। मैं एक सीधा सवाल पूछता हूं, भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर सबसे विवादास्पद, सबसे बदनाम एक्टरों की बात होगी, कलाकारों की बात होगी, तो उसमें सबसे आगे कौन होगा? 2-3 कलाकारों की अगर मैं बात करूं तो पवन सिंह। अभी हाल ही में विवाद उठा कि उन्होंने हरियाणवी एक्ट्रेस को किस तरह से टच किया था। उन्होंने पश्चिम बंगाल की लड़कियों के लिए किस तरह का गाना गाया था, वो विवाद उठा था, उसका भी मैं जिक्र आगे करूंगा। और चाहे पत्नी अक्षरा सिंह की पिटाई का मामला हो, पत्नी के आरोपों का मामला हो, मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में जितनी गंदगी फैलाई जा सकती थी वो तमाम गंदगी पवन सिंह ने फैलाई है, इस बात में कोई दो राय नहीं। और इन्हीं पवन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को उनकी औकात भी बता। 2017 में बीजेपी में शामिल हुए, 2024 के लोकसभा चुनाव में आरा से और काराकाट से टिकट मांगा। आरा से आरके सिंह सिटिंग एमपी थे, मंत्री थे, इसलिए टिकट नहीं मिला। काराकाट से टिकट मिलना था, उपेंद्र कुशवाहा अचानक आ गए एनडीए गठबंधन में। काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा के पास वो सीट चली गई, उनको पश्चिम बंगाल के आसनसोल से लोकसभा का टिकट दिया गया। जिस दिन पश्चिम बंगाल के आसनसोल से लोकसभा का टिकट दिया गया, उसी दिन तृणमूल कांग्रेस ने बंगाली लड़कियों को लेकर जो उन्होंने गाना गाया था उसको सामने रखकर बंगाली अस्मिता का मसला उठा दिया। भारतीय जनता पार्टी को इससे कहना पड़ा कि भैया टिकट सरेंडर कर दो। टिकट सरेंडर किया, काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ गए और उपेंद्र कुशवाहा जो अपने आप को राष्ट्रीय नेता, न जाने कितने बड़े नेता समझते हैं, उनको तीसरे नंबर पर ढकेल के रख दिया। और उनकी बगल वाली सीट, पूरे शाहबाद इलाके की सीट का समीकरण पवन सिंह ने ऐसा बदल दिया, हमारे देश की युवा पीढ़ी को मैं क्या कहूं, लेकिन ऐसा बदल दिया कि अपने आप को दिग्गज बड़े नेता माने जाने वाले आरा से आरके सिंह भी चुनाव हार गए। लेकिन अब प्रशांत किशोर ने जैसे मोर्चा खोल रखा, प्रशांत किशोर ने जो सम्राट चौधरी पर आरोप लगाए हैं वो डिग्री से कहीं बड़ा आरोप हो गया। गैंग रेप में शामिल होने का, हत्या में शामिल होने का, इस तरह के आरोप लगे सम्राट चौधरी। और अब चूंकि सम्राट चौधरी को अमित शाह का आदमी माना जाता था, प्रशांत किशोर और अमित शाह की उस समय भी नहीं बनी जब प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी के साथ चुनावी रणनीति किया करते थे, क्योंकि मोदी साहब ने उनको भरोसा दिया था दिल्ली की सत्ता में आने दो, उसके बाद नंबर 2 तुम ही होगे। अब दिल्ली की सत्ता में आ गए प्रशांत किशोर, बाट जोते रहे कि कब बुलाएंगे कब बुलाएंगे, पता लगा उन्होंने अमित शाह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का फैसला कर लिया। तो सरकार में भी प्रशांत किशोर का दखल नहीं, संगठन में भी प्रशांत किशोर का दखल नहीं। तो प्रशांत किशोर और अमित शाह कि दुश्मनी वाला रिश्ता सबको पता है। तो अमित शाह के आदमियों को एक एक करके वो टारगेट कर रहे थे, लेकिन अमित शाह उनको बचाते हुए नजर आ रहे थे। न सम्राट चौधरी से पूछा गया, न दिलीप जायसवाल से पूछा गया, न संजय जायसवाल से पूछा गया, न मंगल पांडे से पूछा गया। तो जन स्वराज पार्टी ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख दी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसा दिया। उस पर मैं आगे आऊंगा कि वो किस तरह से फंसा दिया। लेकिन अब सवाल कि जिस पवन सिंह ने भोजपुरी इंडस्ट्री में गंदगी फैला दी, जिस पवन सिंह ने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के दिग्गज नेताओं को हरा दिया, वही पवन सिंह कल नजर आए। किसके साथ? उपेंद्र कुशवाहा के साथ। किसके साथ? अमित शाह के साथ। किसके साथ? जेपी नड्डा के साथ। क्या कहा गया? बीजेपी में आएंगे फिर से। मनोज तिवारी ने भूमिका निभाई, विनोद तावड़े ने भूमिका निभाई। अब मनोज तिवारी को कोई श्रेय दे नहीं रहा है, वो तावड़े साहब खुद ही सारा श्रेय लेके चले गए। मैं जानता हूं कि इनिशियली इस सब कामों में मनोज तिवारी को लगाया जाता है। मनोज तिवारी की एक यूएसपी बड़ी गजब है, मनोज तिवारी आपसे कुछ भी वादा कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी वादा कर सकते हैं। वो एक यूट्यूबर हुआ करते थे ना जो नेता बने थे, बीजेपी में आए थे, तो वो कुछ भी वादा कर सकते हैं। सपना चौधरी से भी वादा कर दिया था, जब उनके चुनाव लड़ने की उम्र तक नहीं थी उनको भी वादा कर दिया था। तो कोई ठीक नहीं है कि पता लगे पवन सिंह को ये भी वादा कर दिया कि भैया आप आ जाओ ना, बिहार का अगला मुख्यमंत्री तो ही होए वाला, कोई ठीक नहीं है। तो इसलिए मनोज तिवारी को आगे किया जाता है कि वो कुछ भी वादा कर ले उसको पूरा तो करना नहीं। तो यहां से मनोज तिवारी से श्रेय भी ले लिया गया, पवन सिंह को लिया गया। क्यों? बीजेपी के हारने के खतरे बढ़ गए। हारने के खतरे कैसे बढ़ गए इसका अंदाजा लगाइए। भारतीय जनता पार्टी एसआईआर से पहले क्या कहती थी? 225 सीट जीती। एसआईआर में विपक्षी राजनीतिक दल अड़ गए, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ दिया, चुनाव आयोग की पोल खुल गई, तो 225 का जो टारगेट था कहां पर लाकर रख दिया उन्होंने? 160 65 सीटों का टारगेट और घटा दिया। जबकि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट
जो मिली है उनको, वो 100 से भी नीचे जा रहा है एनडीए गठबंधन। भारतीय जनता पार्टी की बुरी हालत थी तो पवन सिंह को फिर से बीजेपी में शामिल करवा लिया। क्यों? ताकि शाहबाद इलाके के तकरीबन 2 दर्जन 25 के लगभग जो सीटें हैं, उन सीटों पर उनको लगता है कि पवन सिंह जिता या हरा सकते हैं। मैं फिर कहूंगा, पवन सिंह जैसे बदनाम आदमी की जरूरत भी भारतीय जनता पार्टी को पड़ी। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिद्धांतों, आदर्शों और पता नहीं किस किस चीज की बात कर रहे थे दिल्ली के अंबेडकर सेंटर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के आयोजित समारोह में। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा, ये तीनों आपके सामने आ गया है। अब किस तरह से प्रधानमंत्री फंस गए हैं, किस तरह से अमित शाह फंस गए हैं, किस तरह से चुनाव आयोग फंस गया है, ये तमाम चीजें एक एक करके हम दर्शकों के सामने रखेंगे तो दर्शक चौंक जाएंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और बीजेपी इस देश की राजनीति की दशा और दिशा को किस तरफ ले जा रही है। जी शिव जी। अब देखना यह है कि राजनीति की जो उठापटक, शतरंज, चौसर जो बिहार में बिछी है वो बड़ी खतरनाक है। चुनाव आयोग कह रहा है कि 7 करोड़ 89 लाख वोट थे, अब 7 करोड़ 41 लाख वोट बाकी बचे, यानी 47 लाख वोट कट गए। इस दौरान 21 लाख वोट नए जुड़ गए, 17 लाख पुराने वापसी कर गए। तो अगर 17 लाख 21 लाख, संतोष जी गणित मेरा थोड़ा कमजोर है, तो ये 38 लाख हो गए और 47 लाख कट गए। तो 65 में से अगर 38 निकालो तो कितने बचेंगे? 27 लाख। और 27 लाख वोट कटने चाहिए थे, फिर ये 20 लाख कौन से नए कट गए? नहीं शिव जी, सिर्फ कट ही नहीं गए, कट ही नहीं गए, जो जोड़े गए हैं उसका भी बड़ा खेला है। ये बड़ा दिलचस्प खेला है, उसको समझिए क्या होता है। जब आपने एसआईआर अभियान शुरू किया उससे पहले बिहार के मतदाताओं की जो लिस्ट थी, जो सूची थी, 24 जून 2025 से चुनाव आयोग का अपना आंकड़ा है, 24 जून 2025 को 7.89 करोड़ मतदाता थे, यानी 7 करोड़ 89 लाख मतदाता। एसआईआर अभियान चलाया गया, 65 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए गए, इस पर डिटेल में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट बनी 1 अगस्त को, चूंकि 65 लाख नाम लगभग काट दिए गए, तो ये बच गए 7.24 करोड़। फिर आरोप लगे, गड़बड़ियों के आरोप लगे, कई तरह के गड़बड़ियों के आरोप लगे, तो फिर इस पर रिवीजन किया गया और उसके बाद भी 3.66 लाख जो वोटर बनने रहने के लायक नहीं थे उनके नाम काटे गए, लेकिन जोड़े जो गए फॉर्म 6 का इस्तेमाल करके 21.53 लाख। इस पर एक बड़ा विवाद उठने वाला है। ये फॉर्म 6 मतलब नए मतदाता जो 18 साल के होते, 19 साल के होते, या मान लीजिए पिछले विधानसभा चुनाव के तुलना अगर कर ले तो 20-22 साल के होते हैं। लेकिन इसी तरह का खेल कर्नाटक में आरोप लगा था कि आपने 50 साल 55 साल के लोगों को नए वोटर के तौर पर आप कैसे जोड़ सकते। भाई 55 साल का नया वोटर एकदम से पहली बार तो वोटर लिस्ट में नाम आएगा नहीं, कहीं ना कहीं होगा तो वहां कटेगा तब यहां जुड़ेगा, तो वो कोई रिकॉर्ड नहीं है। फॉर्म 6 का इस्तेमाल करके वो डाल देते हैं और अब जो आंकड़ा आ गया वो 7.42 करोड़ का आंकड़ा आ गया। और इस पर निश्चित तौर पर राजनीतिक दल जो है वो विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन योगेंद्र यादव साहब ने इस पर एक सवाल उठा दिया और उस सवाल का जवाब मुझे लगता है कि मिलना चाहिए कि आखिर ये आंकड़ा इस तरह से निकला कैसे। उन्होंने सीधे कहा कि ईसीआई चुनाव आयोग का यह आंकड़ा बताता है कि 1 सितंबर तक, ध्यान से दर्शकों से कहूंगा ये आंकड़ा समझे, कि 1 सितंबर तक 16.93 लाख जो थे वो फॉर्म 6 रिसीव हुए थे, 16.93 लाख। और उसके बाद ये कहा गया कि इसके बाद कोई भी फॉर्म 6 जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन अब जो आंकड़ा आ गया उसमें फॉर्म 6 का आंकड़ा है 21.53 लाख। तो 16.93 लाख के बाद जो प्रक्रिया फुल स्टॉप लग गया था वो 21.53 लाख, यानी लगभग पौने 4.5 पौने 5 लाख वोट ये नए वोटर के तौर पे कहां से जुड़ गए, इसका जवाब तो चुनाव आयोग को देना चाहिए। और जब आप इसको समझेंगे कि ये 4.6 लाख न्यू वोटर
कैसे कहां से जुड़ गए, तो आपको पता लगेगा कि चुनाव आयोग आखिर करना क्या चाहता है और क्यों एक सीधा सपाट चुनावी प्रक्रिया या वोटर लिस्ट, एक साफ सुथरी पारदर्शी वोटर लिस्ट हमारे पास नहीं आ पा रही है। और यही सवाल, ये सिर्फ बिहार का सवाल नहीं है, ये सिर्फ विपक्षी राजनीतिक दलों का या राजनीतिक विश्लेषकों का सवाल नहीं है, ये सवाल लोकतंत्र से जुड़ा हुआ सवाल है, लोकतंत्र की आस्था, लोकतंत्र की मर्यादा से जुड़ा हुआ सवाल है। और ये सवाल इस बात से जुड़ा हुआ है कि क्या इस देश में अब स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवा पाना संभव है कि नहीं। बिहार से रिपोर्ट आती है, सबसे पहली बात तो आप ये सोच लीजिए कि ये हर जगह छपा है, ये कोई शिव कुमार मिश्रा, ये संतोष पाठक नहीं कि सूचना आई, रिपोर्ट आई। भैया यहाँ की गुप्तचर एजेंसियों का काम क्या सत्तारूढ़ पार्टी के लिए क्या इनपुट उपलब्ध कराना है कि वो कितनी सीटें जीत रहे हैं, कितनी हार रहे हैं? ये काम है क्या खुफिया एजेंसियों का, सीआईडी का? इस बात पर विस्तार से चर्चा करनी चाहिए हम लोगों को। विस्तार से लोगों को बताना चाहिए कि खुफिया एजेंसियों का काम, जासूसी एजेंसियों का काम देश की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करना है, अपराधियों को पकड़ना है, आतंकवादियों के बारे में सूचना देना है, या सत्तारूढ़ पार्टी के जीत और हार की संभावनाओं पर रिपोर्ट देना है। अमित शाह ने प्लान बना लिया, तुरंत तमाम लोगों को लगाया गया, एक्टिव किया गया, लक्ष्य उन्होंने कम किया, बिहार जाके मीटिंग की, वहां जाके ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट मिली और फिर उन्होंने तय कर लिया भैया पवन सिंह को भले ही हमने निकाल दिया हो, सजा दे दी हो, अनुशासन के नाम पर, पता नहीं किस किस के नाम पर, लेकिन फिर लेना पड़ेगा। जिसको आपने निगल दिया उसको फिर आपको लेना पड़ेगा। यानी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार है भारतीय जनता पार्टी। और सम्राट चौधरी तो एक परफेक्ट केस है, अब चिट्ठी प्रधानमंत्री पर भी पहुंच गई है। क्या ऐसे व्यक्ति को वो अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे? एक दर्शकों को मैं याद दिलाना चाहूंगा, मी टू एक अभियान चला था, याद मी है। टू एक अभियान चला था। उसमें एक बड़े पत्रकार का नाम आया जो मोदी सरकार में मंत्री थे उस समय, पत्रकारिता एमजे के। अकबर, एमजे हाँ, अकबर नाम पत्रकारिता बता के बड़े दीजिए। दिग्गज माने जाते थे। हालांकि अदालत में जाके शायद उनको, मुझे लगता है, क्लीन चिट मिली है, शायद पाक साफ हो गए, अदालत का जो पक्ष है उनके फेवर में आ रहा है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता से मैंने सवाल पूछा ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड तो कोई बोलने को तैयार ही नहीं होता था, ऑफ द रिकॉर्ड पूछा कि सर ऐसे आप कैसे कर लेते हो, कोई वेरीफाई नहीं करते, कुछ नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि अरे वो हमारी गंदगी थोड़ी थी, वो तो आपकी इंडस्ट्री की गंदगी थी। मतलब पत्रकारिता की इंडस्ट्री की गंदगी थी। अब वही बड़े नेता फैसला करने की पोजीशन में है, सोचना चाहिए उनको, सम्राट चौधरी किसकी गंदगी है? हाँ, वो कहेंगे राष्ट्रीय जनता दल की गंदगी है, तो भैया निकाल के बाहर करो ना कि राष्ट्रीय जनता दल में चले जाए। आपको गंदगी को लेने की जरूरत क्यों पड़ती है? और संतोष जी एमजे मेरा एक अकबर आपसे, बाद में अदालत में जाकर सही साबित हो गए। मेरा एमजे एक सवाल अकबर है। कानूनी रूप से, उनको एक तरफ से एज मिल गया क्योंकि मामला साबित नहीं हो पाया। तो ऐसे में अब उन नेता को अपने उस समय के बयान पर और अपने ताजा स्टैंड पर कई तरह की बातें सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए। जी। आसाम में हिमंता विश्व शर्मा कांग्रेस का प्रोडक्ट है। बिहार में सम्राट चौधरी आरजेडी का प्रोडक्ट है। झारखंड में सोरेन साहब झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रोडक्ट है। अभी तो ले लिए ही थे, अभी कुछ ही दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश में एक बड़ा चेहरा बन के उभर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस का प्रोडक्ट है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हिंदू सेना का प्रोडक्ट है, हिंदू वाहिनी का। आप ये बताइए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ छोड़ दो, कौन से प्रदेश में इनके पास अपने मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के हैं? ये भी बीजेपी के सहयोगी दलों से है। बीजेपी अपना एक आदमी तो बताए। भाई मोदी भी आरएसएस से आए हुए हैं। बीजेपी के बने हुए नेता तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे, नितिन गडकरी हैं। ये लोग कहां हैं? तो जब साहब आप जो नई पौध तैयार कर रहे हो, वो सब इधर उधर की कर रहे हो, सवाल तो उठेंगे। और सवाल उठेंगे तो लोग जवाब भी मांगेंगे। अब तक आप परिवारवाद का नारा ढोते रहे और ये कह के बच जाते हो कि हमारी पार्टी में परिवारवाद तो है, लेकिन परिवारवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नहीं है। भैया अभी शाह साहब के बेटे के चक्कर में 3 मैच करा दिए पाकिस्तान से।
और क्या कराओगे? अब तो विदेश तक घुमा दिया परिवारवाद। ऐसे देश से करा दिया जिस देश से हमारे देश का जो कल का जन्मा हुआ बच्चा उसे भी लगता है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, क्योंकि जब वो प्रसव में था तब माँ बाप की बातें सुनी थी कि पाकिस्तान से हमारा विवाद रहता है। अभिमन्यु तो याद होगा कि अर्जुन और उनकी पत्नी चक्रव्यूह तोड़ने की जो किस्सा और कहानी आपस में सुना रहे थे, आधा सुन लिया था अभिमन्यु ने और आधे किस्से पर उसकी आंख लग गई, मां सो गई। तो अभिमन्यु ने कहा था कि चक्रव्यूह तोड़ तो दूंगा, लेकिन निकलने का अभी मैंने प्लान समझ में नहीं आया, और उसने तोड़ दिया था चक्रव्यूह। तो भारत कौन से चक्रव्यूह में फंस गया ये किसी को पता नहीं है। और प्रधानमंत्री जी तत्काल एक्स पर पोस्ट लिख देते हैं। शर्मनाक तो तब लगता है जब उस पोस्ट का कोई रहस्य नहीं है, खास मैच हार जाते तो क्या लिखते। शब्दों को बड़े, हमारे प्राइम मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी को चेयर नहीं करते हैं, आरएसएस को चेयर नहीं करते हैं वो। शिव जी, और भारतीय कूटनीति को इतने निचले स्तर पर ले जाने की जरूरत नहीं थी। और फिर जब आप कहते हो क्रिकेट के मैदान में, खेल के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर में, फिर एक सवाल उठाता हूं। भारतीय सेना ने जिस तरह से सबक सिखाया पाकिस्तान को, क्या उनकी तुलना, भारत की सेना की बहादुरी की तुलना, मैं क्रिकेट खिलाड़ियों को छोटा नहीं साबित करना चाहता, लेकिन क्या भारतीय सेना की बहादुरी की तुलना आप खिलाड़ी से करेंगे? कतई नहीं करेंगे। अगर मुझे 100 और 10 में गिनना पड़े तो 100 नंबर में भारतीय सेना को दूंगा और भारतीय खिलाड़ियों को 10 नंबर भी नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि सेना की बहादुरी की तुलना किसी के साथ भी नहीं की जा सकती। क्रिकेट में सर मरने मारने का खेल थोड़ा ही होता है, क्रिकेट रन के लिए खेला जाता है, क्रिकेट जीत के लिए खेला जाता है। और जब सेना लड़ती है तो देश के स्वाभिमान के लिए लड़ती है, देश के अभिमान के लिए लड़ती है, एक एक नागरिक की सुरक्षा के लिए लड़ती है। वो तय नहीं करती है कि ये संतोष पाठक कांग्रेस समर्थक है, शिव कुमार मिश्रा आरएसएस समर्थक है, या फला फला दल का समर्थक है, ये नहीं देखा जाता है। वहां देखा जाता है ये भारतीय, इस भारतीय को सुरक्षा देना हमारा नैतिक धर्म है। वो सौगंध भी जो खाता है उसे निभाता है। वहां अब्दुल भी वही काम करता है, वहां सीताराम भी वही काम करता है, वहां राधेश्याम भी वही काम करता है, वहां श्री कृष्ण भी वही काम करता है जो भारतीय सेना में। वहां कोई तब्दीली नहीं है, वहां सब एक। अरे सोफिया ने वही काम किया जो इस देश के एक सच्चे नागरिक को करना था, और उसकी फिर कितनी चीजें लेदर की इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की। कहां से आते हैं ये लोग, कैसे करते हैं, कितने मन है इनके दिल में, क्या क्या रखते हैं मन में संजो के। भाई प्रधानमंत्री जी, आप खेल की तुलना सेना से कर दी। क्या क्रिकेट के बैट से हम अपराधियों या दुश्मनों का खात्मा कर लेंगे? कम से कम देश की सबसे बड़ी पीठ को चेयर करने वाले व्यक्ति पर पूरे भारत की अस्मिता का दाव लगा होता है। उसके एक अच्छा, शब्द एक से बात और है शिव जी, अब हमें जल स्वराज का पत्र तो प्रधानमंत्री को मिल गया होगा। क्या क्रिकेट पे मालूम, तो त्वरित त्वरित क्या प्रतिक्रिया दे मालूम। दी। अब तो हमें इंतजार करना चाहिए कि क्या प्रधानमंत्री फोन मिलाकर अमित शाह को कहेंगे कि भैया सम्राट चौधरी को कहो इस्तीफा दे दे? क्या प्रधानमंत्री फोन मिलाकर नीतीश कुमार को कहेंगे कि सम्राट चौधरी को तुरंत गिरफ्तार करके जेल के सीखचों के पीछे भेजिए? या प्रधानमंत्री सीबीआई डायरेक्टर को आदेश देंगे कि जिस हत्याकांड, गैंग रेप और जिस हत्याकांड में इनका नाम प्रशांत किशोर ने लिया है, उसकी जांच की फाइल एक बार फिर से खोली जाए और सच का पता लगाया जाए। लेकिन एक बात, चूंकि हम लोगों ने एमजे अकबर साहब का जिक्र किया, तो मैंने सोचा कि उसका भी अपडेट मैं आपको बता दूं। ये लाइव ट्रेंड का अपडेट है और ये 19 सितंबर 2025 का अपडेट है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर की उस अपील को, जिसमें उन्होंने पत्रकार प्रिया रमानी को आपराधिक मानहानि मामले में बरी किए जाने को चुनौती दी थी, अपने विशेष एमपी एमएलए पीठ को हस्तांतरित कर दिया है। तो वो मामला अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अब ये जो मामला है 15 अक्टूबर को न्यायमूर्ति रविंद्र टुटेजा की पीठ के समक्ष सुना जाएगा, क्योंकि अकबर ने अक्टूबर 2018 में रमानी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का शिकायत दायर की थी, जब रमानी ने मीटू आंदोलन के दौरान उन पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। और 17 फरवरी 2021 को ट्रायल कोर्ट ने रमानी को बरी कर दिया था। अदालत ने कहा था कि महिलाओं को दशकों बाद भी किसी भी मंच पर अपने यौन शोषण से जुड़े अनुभव साझा करने का अधिकार है। और उसके बाद ये कोर्ट में गए थे एमजे अकबर साहब कि इन पर मुकदमा चलाया जाए, लेकिन जो दिल्ली हाई कोर्ट ने है इस मामले को एमपी एमएलए पीठ को भेज दिया है और अब यह मामला 15 अक्टूबर को सुना जाएगा। तो ये उसका अपडेट है। और अब फिर वही बात कि सम्राट चौधरी पर एक्शन कब,
दिलीप जायसवाल पर एक्शन कब, संजय जायसवाल पर एक्शन कब, मंगल पांडे पर एक्शन कब, और अब तो सिर्फ इस्तीफे तक का मामला नहीं है, सम्राट चौधरी पर जिस तरह का आरोप लगा है वो मामला गिरफ्तारी तक पहुंचना चाहिए। और अब प्रधानमंत्री भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री को फंसा दिया है। और एक बड़ी दिलचस्प टीवी चैनल की मजबूरी देखिए, मैं क्यों कह रहा हूं टीवी चैनल की मजबूरी देखिए, प्रशांत किशोर का इंटरव्यू करना भी मजबूरी है। क्यों करना मजबूरी है? दर्शकों को कम कहे को ज्यादा समझना चाहिए। थोक के भाव प्रशांत किशोर इंटरव्यू दे रहे हैं, टीवी चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं, दिल्ली से एंकरानियां जा जाकर उनका इंटरव्यू ले रही है, लेकिन जो वो आरोप लगा रहे हैं उस पर चर्चा कैसे कराए? मैंने कहा ना, इंटरव्यू लेना मजबूरी है, लेकिन सम्राट चौधरी जब तक इस्तीफा नहीं देते तब तक प्राइम टाइम डिबेट ये टीवी चैनल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से भी डर लगता है। ये दुविधा की स्थिति है टीवी चैनलों के लिए। प्रशांत किशोर को भी खुश रखना चाहते हैं, बीजेपी को भी खुश रखना चाहते हैं, उनके इंटरव्यू को बार-बार दिखाते हैं, लेकिन वो अपने इंटरव्यू में जिन नेताओं पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उन गंभीर आरोपों पर चर्चा नहीं करते। सोचिए कि सम्राट चौधरी पर जिस तरह के गंभीर आरोप लगे, उसका 10% भी गंभीर आरोप किसी आरजेडी के नेता पर या किसी कांग्रेस के नेता पर लगा होता तो क्या होता? ये जो नोएडा में बैठे हुए जो अफलातून संपादक और एंकर है, क्या कर रहे होते? स्क्रीन फाड़ दिए होते अब तक। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अब अच्छा, हिम्मत एक नहीं और हो पा बताइए संतोष जी, तो प्रशांत किशोर ने अब तक तेजस्वी पर तो आरोप नहीं लगाया है, तो ईडी, सीबीआई और ईओडब्ल्यू सबको इनकम टैक्स सक्रिय होना पड़ता। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये माना जाए कि अभी ईडी और सीबीआई इन सबको आराम से रहना पड़ेगा, क्योंकि आरोप सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, इस बार मामला फँस गया है। देखिए, पिछली बार के विधानसभा चुनाव के समय लालू यादव जेल में थे। ऐसा नहीं कि उस तरफ से गलतियाँ नहीं होती, उस तरफ से कई चीज़ें होती हैं। जेल के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर अस्पताल में थे, छापा पड़ा, मोबाइल जैमर ये सब संपर्क के सारे साधन एक तरह से तोड़ दिए गए। इस समय उनको लग गया कि अब लालू यादव की गिरफ्तारी होगी तो भी राष्ट्रीय जनता दल को फायदा होगा। अगर आपने तेजस्वी यादव को टच किया तो भी राष्ट्रीय जनता दल को फायदा होगा। प्रशांत किशोर ने गेम पूरा फंसा दिया। देखिए हुआ क्या, प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में उतरे, सोशल मीडिया के माहिर खिलाड़ी हैं। फेसबुक पर लाखों पेज उनके बने हुए, लाखों पेज बने हुए हैं। उनकी आलोचना करिए वो चीजें चलेंगी नहीं, लेकिन उनकी तारीफ में चीजें चल रही हैं। न्यूज़ चैनल बिल्कुल बिछे हुए हैं। सोशल मीडिया के कई बड़े पत्रकार बिछे हुए हैं। हमारी इंडस्ट्री के भी कई बड़े पत्रकार, जैसे वो अरविंद केजरीवाल की तारीफ किया करते थे ना, अभी तारीफ करने में लगे हैं। पता नहीं कईयों को लगता है कि टिकट मिल जाएगा या बाद में विधान परिषद भेज देंगे या कुछ और खेल है, उसपे मैं कह नहीं सकता, लेकिन सब लोग तारीफ करने में जुटे हुए हैं। प्रशांत किशोर पूरे बिहार में घूमे, उनको लग गया भाई गाँव में तो वोट मिलेगा नहीं, वोट कहाँ मिलेगा? शहरों में वोट मिलेगा। तो शहरों में वोट कैसे मिलेगा? शहरों में मजबूत राजनीतिक दल कौन है? भारतीय जनता पार्टी है। तो उन्होंने बीजेपी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, क्योंकि प्रशांत किशोर के हाथ में अगर 5-7 सीटें भी विधानसभा की नहीं आएगी तो उनकी राजनीतिक दुकानदारी का शटर जो है वो गिर जाएगा। तो उन्होंने बीजेपी पर हमला करना शुरू कर दिया। अब अमित शाह को इस बात का अंदाजा नहीं था, बीजेपी पर हमला करना शुरू कर दिया। और उसके बाद कागज जो उनके पास पहुंच रहे हैं, हमारी आपकी 1 महीने पहले बात हुई थी, मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जिसकी कुंडली प्रशांत किशोर के पास नहीं होगी। राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड का शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जिसकी कुंडली प्रशांत किशोर के पास नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी का शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जिसकी कुंडली प्रशांत किशोर के पास नहीं होगी। तो वो भी मजे ले लेकर, चटकारे ले लेकर एक-एक करके खोल रहे हैं। अब सम्राट चौधरी जवाब क्या दे रहे हैं कि मेरे ऊपर जितने आरोप लगे हैं वो सब सार्वजनिक डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में। भैया आपसे ये नहीं पूछा जा रहा पब्लिक डोमेन में है या नहीं, आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप उसमें शामिल थे या नहीं थे, इतना ही पूछा जा रहा है। मतलब झूठे मुंह भी ये कहने की हिम्मत नहीं हो पा रही है कि नहीं मैं उसमें शामिल नहीं था। तो मतलब कहीं न कहीं गड़बड़ी थी। आपने अपने आप को नाबालिग दिखाकर जेल से आप छूटे, हत्या के मामले में। कुछ ही समय बाद आप बालिग हो गए, मंत्री बन गए। तो आप उस समय झूठ बोल रहे थे, या तो आपने अदालत में झूठ बोला या चुनाव आयोग के हलफनामे में झूठ बोला। आपने शिक्षा को लेकर एक बार कोई और हलफनामा दिया, दूसरी बार कोई और हलफनामा दिया। और इस बार तो जिस हत्याकांड और जिस लड़की के मामले का आरोप प्रशांत किशोर ने लगाया, वो तो बिहार की राजनीति की दशा और दिशा बदलने वाला आपराधिक मामला था शिव जी। छोटा-मोटा मामला नहीं था, छोटा-मोटा मामला नहीं था। तो अब इंतजार करते हैं, क्योंकि गेंद तो अब नरेंद्र मोदी साहब के पाले में चली गई है। अब वो ये भी नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था। चिट्ठी तो पहुंचती ही होगी,
पता नहीं, नीतीश कुमार साहब के बारे में एक बार कहा जाता था कि नीतीश कुमार को जो चिट्ठी लिखी जाती है, नीतीश कुमार जो उसका जवाब नहीं देते हैं। अब नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी जाती है, वो तो मोदी साहब के पास पहुंचती होगी, बहुत स्वस्थ नजर आते हैं। आज भी बड़े स्वस्थ तरीकों से उन्होंने आरएसएस की पुरजोर वकालत की है। तो अब बीजेपी फंस गई है बिहार, ज्ञानेश कुमार भी फंस गए। एक दो दिन बाद शायद ज्ञानेश कुमार बिहार की धरती पर जाने वाले, वहां से आके हो सकता है कि वो भी कोई रिपोर्ट सबमिट कर दे, तब भारतीय जनता पार्टी में हलचल और ज्यादा बढ़ जाए। चलिए, और ऐसे अनगिनत लोगों को उनको बनाकर रखना पड़ रहा है, ये उनकी मजबूरी है। लेकिन बिहार के मतदाताओं से मैं कहूंगा कि आप जरूर सोचिएगा, सम्राट चौधरी, पवन सिंह, इनके नाम पर वोट देंगे क्या? आप खुद ही सोच लीजिए। चलिए, दर्शकों के ऊपर छोड़ देते हैं किसे देंगे वोट और किसके मन पर करेंगे चोट, क्योंकि बात तो मन से होती है, दिल से तो होती नहीं है। और चुनाव लोग अब मन से लड़ते हैं, मतलब दिमाग से लड़ते हैं, दिल से नहीं। पहले दिल से राजनीति होती थी, तब लोगों की बातें सुनी जाती थी, लोगों की चर्चा होती थी, लोगों के प्रोग्राम होते थे, लोगों को राहत मिलती थी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की। फिलहाल इस खबर में इतना ही। संतोष जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों को नमस्कार।